हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज से हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो कि कक्षा 11 और 12 की बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वो पढ़ेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो हिंदी साहित्य की इतिहास संक्षिप्त इतिहास की बुक है, पुरानी वाली है ये, तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इसकी अनुक्रमणिका की बात करें तो इसमें सबसे पहले अध्याय है। प्रथम अध्याय में आदिकाल, द्वितीय में भक्ति काल और तृतीय में रीतिकाल और चतुर्थ में आधुनिक काल। तो आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल को इस बुक के अनुसार विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक करके। आदिकाल के टाइम की बात करें तो सन 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। आदिकाल का टाइम क्या है तो सन 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी तक है। सबसे पहले इसमें देखते हैं हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका। हिंदी भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। भारतवर्ष को प्राचीन काल से आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था और यहाँ के निवासियों को आर्य तथा आर्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को आर्य भाषाओं के नाम से जाना जाता था। पृथ्वी के मानचित्र में भारत की स्थिति एक प्रायद्वीप के समान है। इसके उत्तर में हिमाच्छादित हिमालय, यानी कि भारत के उत्तर में हिमालय है, तथा सुदूर दक्षिण में अथाह अपार सागर हिलोरे ले रहा है, जिसकी मान संस्कृति ने वैदिक संस्कार, सदाचार एवं सुव्यवस्थित सुदृढ़ सामाजिक परंपराओं को जन्म दिया है। सहिष्णुता भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा गुण है, जो समुद्र की भांति अनेक नदियों की धाराओं को अपने अंदर धारण करने की क्षमता रखती है। यहाँ अनेक जाति धर्म के लोगों ने आक्रमण किया, किंतु सब मिट गए और भारतीय संस्कृति आज भी अमिट है। यह संस्कृति हमारी परंपराओं को नव जीवन प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप आज भी यह नवनूतन लगती है। यहाँ राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सभी परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आए, किंतु इसकी सहिष्णुता की नीति से यह सदैव विजय रहे। हिंदी साहित्य में भक्ति, वीर और श्रृंगार की त्रिवेणी संगम दृष्टिगोचर होता है। इसमें भक्ति की धारा के संग ओजस्वी शैली के रासो साहित्य, तो कहीं महाकवि बिहारी की नायिका का अद्भुत श्रृंगार और कहीं गणानंद के वियोग भरे कवित्व के साथ साथ भूषण का राष्ट्र प्रेम उजागर होता है। भारत की इस पावन भूमि में धर्म, संस्कृति और संस्कार को अजस्र धारा प्रवाहित होती है, जो जन जीवन को अमृतमय जीवन प्रदान कर रही है। यहाँ के कवि लेखक स्वांत सुखाई के साथ साथ परिजन हिताय साहित्य का सर्जन करते हैं। तो यहाँ के कवि और लेखक है ना, स्वांत सुखाई के साथ साथ किसका, तो परिजन हिताय साहित्य का सर्जन करते हैं। कवियों में तुलसी, सूर, जायसी और कबीर अपनी वाणी से जनसमूह को भक्ति और प्रेम की धाराओं से आनंदित करते हैं। तो भारतेंदु प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद अपने साहित्य के द्वारा राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार के गौरवान्वित साहित्यकारों पर हम भारतीयों को गर्व है, क्योंकि साहित्य को सुर सरिसम कर हित होई बताया जाता है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से मानी जाती है। किस शब्द से? संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से मानी जाती है। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र सिंधु प्रदेश कहलाता है। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? सिंधु प्रदेश कहलाता है। ईरान पारस की तरफ से भारत में आने वाले विदेशी आक्रमणकारी हिंदूकुश पहाड़ी मार्ग को पार करके जब सिंधु प्रदेश में आए तो उन्होंने सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश कहा, क्योंकि ईरानी पारस भाषा में शब्द की प्रथम श ध्वनि को ह ध्वनि में उच्चारित करते हैं। अतः सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश कहने लगे और वहाँ के निवासियों को सिंधु के स्थान पर हिंदू कहने लगे। यही सिंधु की भाषा हिंद कहलाने लगी और आगे चलकर ईरानी भाषा इक प्रत्यय लगने के कारण हिंद प्लस इक हिंदिक बन गया, जिसका अर्थ हिंद का हुआ। यही शब्द धीरे धीरे परिवर्तित होकर हिंदी का हुआ, जो अंग्रेजी भाषा के रूपांतरण के कारण इंडिया बन गया। आज इंडिया समस्त भारतवर्ष का सूचक बन गया है। आगे है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास।
भारतीय भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद की भाषा संस्कृति किंतु सम्यक चक्र सदैव गतिमान होने के कारण परिवर्तनशील है। अतः भाषा भी धीरे धीरे अनेक रूपों में परिवर्तित होने लगी। संस्कृत भाषा का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व रहा। संस्कृत भाषा का समय कितना रहा? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व रहा। ये दो प्रकार की थी। पहली वैदिक संस्कृत जिसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण एवं दर्शन आदि की रचना हुई, और दूसरी लौकिक संस्कृत जिसमें रामायण और महाभारत इत्यादि की रचना हुई। यही लौकिक संस्कृत बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित हुई और धीरे धीरे पाली भाषा के रूप में प्रचलित हुई, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से ईसा की पहली शताब्दी तक माना गया। इस भाषा में बौद्ध धर्म के विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिगम पिटक, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिगम पिटक एवं जातक कथाओं की रचना हुई। किंतु भाषा के दो रूप सदैव प्रचलित रहे। पहला रूप तो साहित्यिक, दूसरा लौकिक। पहला रूप साहित्यिक, दूसरा लौकिक, अर्थात बोलचाल की भाषा के दो रूप सदैव प्रचलित रहे। पहला तो साहित्यिक रूप, दूसरा लौकिक। धीरे धीरे साहित्यिक रचनाएं होने लगी। जब कोई भाषा कवि और लेखकों का आश्रय पाकर नवीन भाषा में परिवर्तित हो जाती है तो साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर लेती है। पाली भाषा में भी ऐसा ही हुआ। वह समय के अनुसार प्राकृतक का रूप धारण करने लगी। प्राकृतक का समय ईसा की पहली शताब्दी से लेकर 500 ईस्वी के बाद तक रहा। इस काल में जैन साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया। प्राकृत के समय जनपदों में क्षेत्रानुसार भाषा का प्रचार हुआ। यहीं से प्राकृतिक भाषा अपभ्रंश के रूप में प्रसारित हुई। विद्वानों ने प्राकृतिक भाषा के अंतिम चरण में अपभ्रंश का उद्भव माना है, क्योंकि तत्कालीन प्रचलित शब्दों से ये पता चलता है कि प्राकृत के उत्तरार्ध में शब्दों में विकृति बिगड़ना आना शुरू हो गया। जैसे गाता शब्द गाहा और दोहा शब्द दुहा के रूप में परिवर्तित हो गए। अपभ्रंश के समय देसी भाषा युक्त थोड़ी सरलता एवं मधुरता वाली भाषा का भी अभ्युदय हुआ। उसे अवट भाषा कहने लगे। मैथिल कोकिल विद्यापति की दो रचनाएं हैं। पहली कीर्तिलता और कीर्तिपता का, यानी कि कोकिल विद्यापति की दो रचनाएं कीर्तिलता और कीर्तिपता का, ये दोनों ही अवट की भाषा में है, अवट की कृतियां हैं। जैसे देसिन बहना सब जनमिट्टा ते तेसिन जप हो अवट्ठा, ये किसकी पंक्तियां? तो विद्यापति की। अपभ्रंश भाषा के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों एवं बोलियों से ही हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। अपभ्रंश भाषी कवियों एवं दार्शनिक सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों एवं नाथ समुदाय के अनुयायियों से ही अपभ्रंश भाषा का प्रचार एवं प्रसार हुआ। हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात अपभ्रंश का प्रचार तेज गति से बढ़ा। अतः हिंदी का प्रारंभिक काल अपभ्रंश साहित्य में ही दिखाई देते। सबसे पहले हिंदी का प्रारंभिक काल कौन से साहित्य में दिखाई देता है? तो अपभ्रंश साहित्य में ही दिखाई देता है। इसी काल के 84 सिद्धों में हिंदी का रूप निखर करके सामने आया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को कौन सा रूप माना है? तो ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप ही माना है। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तत्कालीन सिद्धाचार्यों ने लोक भाषा में ही लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि कोई कविता या काव्य रचना जन भाषा में लिखने से ही बहुश्रुत बनती है और ख्याति प्राप्त करती है। अपभ्रंश भाषा के हेमचंद्राचार्य ने सबसे पहले अपभ्रंश भाषा का व्याकरण शब्दानुशासन लिखा, किंतु हेमचंद्राचार्य से पूर्व ही सिद्धाचार्यों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर दी थी। अपभ्रंश भाषा का इतिहास बताता है कि हिंदी अपभ्रंश के आंचल में पली बढ़ी। ये प्रारंभिक हिंदी की बुनियाद है। उदय नारायण तिवारी ने लिखा कि आचार्य हेमचंद्र के पश्चात उदय नारायण तिवारी ने लिखा कि आचार्य हेमचंद्र के पश्चात 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अभ्युदय के समेत 15वीं शताब्दी के पूर्व तक का काल संक्रांति काल था, जिसमें भारतीय आर्य भाषाएं धीरे धीरे अपभ्रंश की स्थिति को छोड़कर आधुनिक काल की विशेषताओं से युक्त होती जा रही थी। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र विनोद में हिंदी साहित्य के आदिकाल की विवेचना करते हुए अपभ्रंश साहित्य को प्रधान स्थान दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश और प्राकृत की अंतिम अवधारणा
से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश और प्राकृत की अवधारणा से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना। और डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है कि देश धीरे धीरे इतना बढ़ा कि 13वीं सदी तक आते आते अपभ्रंश के सहारे से ही पूर्व और पश्चिम देशों में अपनी बोलियों का स्वतंत्र रूप प्रकट कर लिया। इसके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो लगता है कि हिंदी का क्षेत्र 2 भागों में बट गया, प्रथम पश्चिमी हिंदी और द्वितीय पूर्वी हिंदी, यानी कि हिंदी का क्षेत्र है ना 2 भागों में बट गया, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। अपभ्रंश का साहित्य हिंदी के जन्म का कारण बना। हिंदी साहित्य की परंपरा को देखें तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अपभ्रंश से ही क्षेत्रीय रूपों में परिवर्तित होने वाली बोलियों से हिंदी का रूप विकसित हुआ। अपभ्रंश अर्थात शौरसेनी अपभ्रंश पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी के रूपों में प्रसारित हो रही थी। इनकी उपभाषाएं एवं मुख्य बोलियों से ही हिंदी का उद्भव माना गया, जिसका सामान्य परिचय इस प्रकार है। अपभ्रंश की क्षेत्रीय भाषाएं जिनसे हिंदी का उद्भव हुआ 3 प्रकार की है, शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। अपभ्रंश की क्षेत्रीय भाषाएं जिनसे हिंदी का उद्भव हुआ, सबसे पहले शौरसेनी अपभ्रंश, फिर मागधी अपभ्रंश और 3rd नंबर पे है अर्धमागधी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं एवं बोलियां इस प्रकार हैं। उपभाषाएं और उनकी बोलियां। पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं प्रमुख खड़ी बोली कोरवी, ब्रज भाषा बुंदेली, हरियाणवी, बांगरू, कन्नौजी। और पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां आती इसमें। पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां आती है? तो 3, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में 4 आती है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी राजस्थानी। पहाड़ी में पश्चिम में पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी 3 आती है बिहारी में, मैथिली, मगही, भोजपुरी। मैथिली, मगही, भोजपुरी तो बिहारी। इस प्रकार हिंदी में 5 उपभाषाएं और उनकी 18 बोलियां सम्मिलित हैं। तो 5 उपभाषाएं हैं और उन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 18 प्रकार की बोलियां हैं। तो एक एक बोली को करके पढ़ते हैं आप। सबसे पहली बोली है इसके अंतर्गत खड़ी बोली। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोलियों में पहला स्थान खड़ी बोली का है। अगर पश्चिमी हिंदी की बोलियों की बात करें तो सबसे पहला स्थान किसका है? खड़ी बोली का है। प्राचीन काल में हस्तिनापुर में कौरव वंश का शासन होने से इसको कौरवी भी कहते हैं, तो खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र में ये बहुत प्रचलित बोली रही है। इसमें लोक नाटक, कहानी, लोक काव्य व गीत आदि की रचनाएं हुई हैं। ये देवनागरी लिपि में लिखी जाने लगी। मध्यकाल में आते आते इसमें अरबी, पारसी शब्द भी सम्मिलित हो गए। यानी कि सबसे पहले खड़ी बोली देवनागरी लिपि में लिखी जाने लगी और जब मध्यकाल आते आते इसमें अरबी और पारसी शब्द भी सम्मिलित हो गए। और ये हिंदुस्तानी के नाम से जानी गई। इसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली का बाहुल्य है और यह ठेठ हिंदी की सबसे निकट की बोली है। वर्तमान में हिंदी काव्य इस खड़ी बोली में ही लिखा जा रहा है। अगली बोली है हरियाणवी। हरियाणा प्रदेश की बोली होने के कारण इसे क्या कहते हैं? हरियाणवी कहते हैं। जिस प्रदेश में बोली जाती है उसी प्रदेश के नाम से बोली को जाना जाता है। तो हरियाणा प्रदेश में बोले जाने के कारण इसे हरियाणवी कहते हैं। यह चंडीगढ़ के आसपास पटियाला, अंबाला, हिसार और रोहतक के क्षेत्र में बोली जाती है। चंडीगढ़ के आसपास पटियाला, अंबाला, हिसार और रोहतक के क्षेत्र में बोली जाती है। कहीं कहीं इसमें पंजाबी भाषा का पुट भी आ गया क्योंकि ये पंजाब प्रांत के निकट है। यहाँ के लोक साहित्य में ये बहुत प्रचलित है। इसे ग्रामीण क्षेत्र में बांगरू के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणवी भाषा को ही बांगरू के नाम से जाना जाता है। बांगरू भाषा किसे कहा जाता है? हरियाणवी को ही कहा जाता है। अगली है कन्नौजी। कन्नौजी की बात करें तो कानपुर के आसपास का क्षेत्र कन्नौज प्रदेश कहलाता है। इसका प्रभाव कानपुर, पीलीभीत, इटावा, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद व हरदोई क्षेत्र में है। ब्रज भाषा के शब्दों के समान शब्द एवं बोलने का लहजा होने के कारण इसको ब्रज जैसी ही समझते हैं, किंतु ये ब्रज भाषा से भिन्न है। यहाँ काने कुब्जी ब्राह्मणों का बाहुल्य था, इसलिए इसे कन्नौजी भी कहते हैं। ब्रज भाषा की बात करें तो ब्रज मंडल, मथुरा, वृंदावन की प्रमुख बोली होने के कारण इसे ब्रज भाषा कहते हैं। सूरसेनी अपभ्रंश का मध्यवर्ती रूप इसमें झलकता है क्योंकि सूरसेन प्रदेश की यह प्रमुख बोली रही है। सूरसेन की ये ना प्रमुख बोली रही है कौन? ब्रज भाषा।
ब्रज का क्षेत्र विस्तार विशाल है। आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, एटी, मैनीपुरी, धौलपुर और भरतपुर। राजस्थान में भी धौलपुर और भरतपुर का क्षेत्र ब्रजभाषा के अंतर्गत आता है। हिंदी जगत में ब्रज का साहित्य अधिक लोकप्रिय होने के कारण ये लोगों में बहु प्रचलित है। सूरदास, नंददास, केशव बिहारी, घनानंद, पद्माकर, देव तथा अष्टछाप वो अन्य कवियों की रचना इसी भाषा में है। तो सूरदास, नंददास, केशव बिहारी, घनानंद, पद्माकर और अष्टछाप के अन्य कवियों की रचनाएं किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। यह मन को मोहने वाली मीठी बोली होने के कारण जनप्रिय है। ब्रज भाषा कैसी है? तो मन को मोहने वाली है और मीठी बोली और जनप्रिय भाषा है। अगली है बुंदेली। बुंदेली राजाओं के बुंदेलखंड की बोली। बुंदेली राजाओं के बुंदेलखंड की बोली होने के कारण इसे बुंदेली कहते हैं। इसका प्रदेश ओरछा, झांसी, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, होशंगाबाद व हमीरपुर के आसपास का क्षेत्र है। बुंदेली में लिखी गई आलाखंड एक सुप्रसिद्ध रचना है। उसकी ओजस्वी शैली मन में जोश भर देती है। आला की शब्दावली बुंदेली से काफ़ी मिलती जुलती है। अगली है अवधी। अवधी की बात करें तो पूर्वी हिंदी की बोलियों में सबसे पहला स्थान अवधी का है। पूर्वी हिंदी की बोलियों में सबसे पहला स्थान किसका है? तो अवधी का है। यह अयोध्या के आसपास की बोली है। अयोध्या का वर्तमान नाम अवध प्रदेश है। तुलसी की रामचरितमानस की अवधी प्रसिद्ध कृति है। तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस ग्रंथ है वो किस में लिखा हुआ है? तो अवधी भाषा में। इसका प्रसार अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, फैजाबाद व बाराबंकी आदि क्षेत्रों में तुलसी और जायसी इस भाषा के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। सूफी कवियों की रचनाएं अवधी में ही रची गई, जैसे मुल्ला दाऊद व चंदाइन, कुतुबन की मृगावती, मंजन की मधुमालती। कुतुबन की कौन सी है? मृगावती। और मंजन की कौन सी है? मधुमालती। इन रचनाओं को याद रखना है। और जैसी की पद्मावती। ये रचनाएं अवधी में ही रची गई। मुल्ला दाऊद की चंदायन, कुतुबन की मृगावती और मंजन की मधुमालती और जैसी की पद्मावत, ये सभी रचनाएं किस में रची गई? तो अवधी भाषा में ही रची गई। अगली भाषा है बघेली। बघेली रीवा क्षेत्र में कभी बघेल राजाओं का साम्राज्य रहा है, इसलिए इसे बघेलखंड के नाम से जानते हैं। और यहाँ बोली जाने वाली बोली को बघेली कहते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश को पूर्वी हिंदी से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। ये रीवा, सतना, मेहर, नागौद व जबलपुर में बोली जाती। कुछ भाषा वैज्ञानिक इसे अवधी की एक उपबोली मानते हैं। बघेली को है ना अवधी की एक उपबोली माना जाता है। अगली भाषा है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी की बात करें तो मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ कहलाता है। इसे अलग राज्य का दर्जा भी मिल गया है और ये बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कांकेर एवं नंदगांव के आसपास बोली जाती है। छत्तीसगढ़ को लोक साहित्य में अपने आसपास के अंचल में ही प्रचलित है। इसका कोई विशिष्ट साहित्य उपलब्ध नहीं है। अगली बोली है मारवाड़ी, जो पश्चिमी राजस्थानी भी इसको कहा जाता है। मारवाड़ी को ही पश्चिमी राजस्थानी कहा जाता है। राजस्थान प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में मारवाड़ी के नाम से बोली जाती है, जैसे जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पाली, सिरोही, अजमेर व किशनगढ़ के कुछ हिस्से तक ये बोली जाती है। लोक साहित्य में मीरा के पद तथा रासो साहित्य में डिंगल भाषा में पाया जाता है। जयपुरी ढूंढाड़ी। जयपुरी की बात करें तो ढूंढाड़ी राजस्थान के पूर्वी भाग जयपुर, टोंक, डिग्गी, मालपुरा, किशनगढ़ आदि में इसे ढूंढाड़ी कहते हैं। तो जयपुर, टोंक, डिग्गी, मालपुरा, किशनगढ़ आदि में जो बोली जाती है उसे ढूंढाड़ी कहते हैं। और जो जयपुरी भी कहते हैं, जयपुरी को ही ढूंढाड़ी कहते हैं। इसकी एक शाखा हाड़ौती के नाम से जानी जाता है। तो ढूंढाड़ी की शाखा है हाड़ौती, जो झालावाड़, कोटा, बारा, हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगली है मेवाती, जो उत्तरी राजस्थान में मेव जाति के इलाके में ये एक प्रतिनिधि बोली है। इस प्रदेश को मेवात क्षेत्र भी कहते हैं और इसका विस्तार अलवर, भरतपुर, गुड़गांव और करनाल, अलवर, भरतपुर, गुड़गांव और करनाल आदि में है। मेवात प्रदेश की बोली होने के कारण इसे मेवाती कहते हैं। इसकी एक मिश्रित बोली भी है जिसे अहिरवाटी कहते हैं। इसकी ही मेवाती की ही मिश्रित बोली है जिसे कौन सी बोली बोलते हैं? तो अहिरवाटी बोलते हैं। मालवी की बात करें तो राजस्थान के दक्षिण भाग मालवा प्रदेश में ये मालवी के नाम से जानी जाती है। इसका क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे इंदौर, रतलाम, भोपाल, देवास, होशंगाबाद तथा उसके आसपास का क्षेत्र है। सौर सैन्य अपभ्रंश के विकसित स्वरूप का लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। किसका? तो मालवी का। अगली है भोजपुरी।
भोजपुरी की बात करें तो बिहार राज्य के भोजपुर क्षेत्र के आधार पर इस बोली का नामकरण किया गया। बिहार राज्य के भोजपुर क्षेत्र के आधार पर इस बोली का नामकरण किया गया। इसका विकसित रूप बनारस, शाहाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर, जौनपुर, चंपारण व सारण के आसपास का क्षेत्र है। इसका मुख्यतः लोक साहित्य मिलता है, किंतु हिंदी जगत के सितारे भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। अगली है मगही बोली, 14वें नंबर की। बिहार के मगध प्रदेश की बोली होने के कारण इसे मगही कहा गया। कौन से प्रदेश में बोली जाती है? तो बिहार के मगध प्रदेश में बोली जाती है। मागधी अपभ्रंश की विकसित बोली है। यह पटना, भागलपुर, हजारीबाग, गया, पलामू के आसपास बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य बहुत लिखा गया है। अगली है मैथिली। मैथिली की बात करें तो ये मागधी अपभ्रंश की विकसित बोली है। इसका क्षेत्र मिथिला प्रदेश होने के कारण इसे मैथिली कहा गया। ये दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर और मुजफ्फर में बोली जाती है। यहाँ का साहित्य बहुत संपन्न है मैथिली। ये वाणी मधुरता के कारण बहुत मीठी है। मैथिली भाषा वाणी की मधुरता के कारण मीठी है। विद्यापति जैसे कवि प्रसिद्ध कवि हैं। तो विद्यापति कौन सी भाषा के हैं? मैथिली भाषा के। गोविंद दास, हरिमोहन झा, रणजीत लाल इसके प्रतिष्ठित साहित्यकार हुए हैं। अगली है पश्चिमी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी की बात करें तो शोरसेनी अपभ्रंश की विकसित बोली है। ये हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी, धर्मशाला व अंबाला के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। 17वें नंबर की बोली है मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाली कुमाऊनी। इस बोली का क्षेत्र गढ़वाल प्रदेश है। ये गढ़वाल व कुमायूं में बोली जाती है। छायावाद के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत इसी क्षेत्र के हैं। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसे मध्यवर्ती पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और ये शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। उत्तरांचल का कुमाऊं क्षेत्र कुमायूनी बोली का क्षेत्र है। नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत में ये बोली जाती है। रानीखेत में ये बोली जाती है। आगे है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रयोजन। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रयोजन। साहित्य के इतिहास लेखन का मूल प्रयोजन साहित्य की प्रवृत्तियों और उनकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। उसके आंतरिक और बाह्य संघर्ष की गाथा को सरल व सुबोध भाषा में वर्णित करना है। साहित्य की प्रेरक शक्तियों के साथ आंतरिक भाव सामंजस्य बिठाना है तथा जीवन को गति प्रदान करने वाले साहित्य की समाज में क्या भूमिका है उसे बतलाना एवं राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक का दिग्दर्शन कराना ही साहित्य के इतिहास का प्रयोजन है। इतिहास शब्द इति प्लस हास, इति प्लस ह में भी आस शब्द हास का अर्थ होता है घटित होना। तो हास से बना है, यानी कि इति प्लस हास से, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही था। यदि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक दिग्दर्शन कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्तमान और अतीत के पक्षों को उजागर करता है और हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी का मूल उद्गम उसके क्रमिक विकास को समझता है। साहित्य का इतिहास अपने विकास क्रम का अध्ययन करता है और समाज का ध्यान केंद्रित करता है। साहित्य का कालक्रम और नामकरण उसमें योगदान देने वाले कवि लेखकों का सहयोग व तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करता है, जो समाज के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि उसके द्वारा विक्रम कर्म के सोपानों और स्तरों को आसानी से समझ सकते तत्कालीन कवियों की काव्य कला और भाषा शिल्प से परिचय होता है, जो आगामी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। अतः साहित्य का इतिहास कवि एवं लेखकों की काल संबंधी विवेचना करते हुए उनकी कृतियों का भी विश्लेषण करता है। अतः साहित्य के इतिहास का मूल प्रयोजन विगत युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन करना है, क्योंकि साहित्य का इतिहास मानव की चित्तवृत्तियों का चित्रण तथा समसामयिक परिवेश का विवरण प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार समाज साहित्य को प्रभावित करता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य भी समाज को प्रभावित करता है। इसलिए साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। साहित्य ही समाज का क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। आगे है हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत। इतिहास सदैव साक्ष्य की खोज करता है। वह प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त होने पर आगे बढ़ता है। यही उसकी आधार सामग्री है। यह साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। पहला अंत साक्ष्य, दूसरा बाह्य साक्ष्य। तो ये साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के अंत साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित दो प्रकार के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं, अंत साक्ष्य और दूसरा बाह्य साक्ष्य। अंत साक्ष्य के अंतर्गत उपलब्ध सामग्री के आधारभूत कृत्यों एवं ग्रंथों, कवियों एवं लेखकों की फुटकर प्रकाशित एवं अप्रकाशित रचनाएं होती है। बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत ताम्र पत्रावली, शिलालेख,
वंशावलियाँ, जनश्रुतियाँ, कहावतें, ख्यात एवं वचनिकाएँ जैसी सामग्री होती है जो तत्कालीन युग को परिलक्षित करते। हिंदी साहित्य में भी अंत और बाह्य स्रोतों का माध्यम से ही इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ, जिसमें गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता किसके द्वारा रचित है? गोकुलनाथ के द्वारा। और नाबादास कृत भक्तमाल, तो भक्तमाल किसकी कृति है? नाबादास की। ध्रुवदास कृत भक्त नामावली, भक्त नामावली किसकी है? ध्रुवदास। भक्त नामावली ध्रुवदास, भक्तमाल नाबादास। और 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ। एवं संतवाणी संग्रह भिखारीदास। एवं संतवाणी संग्रह किसका है? तो भिखारीदास का। काव्य निर्णय भी भिखारीदास का है। भिखारीदास। काव्य निर्णय किसका है? तो भिखारीदास का। और अन्य कृतियां, सॉरी यहाँ दोबारा देख लो एक बार। ध्रुवदास कृत भक्त नामावली एवं संत वाणी संग्रह। ध्रुवदास की कौन कौन सी है? तो भक्त नामावली और संतवाणी संग्रह। और भिखारीदास कृत है काव्य निर्णय। काव्य निर्णय किसका ग्रंथ है? तो भिखारीदास का। और अन्य कृतियां जैसे कवि नामावली, मोतरंगिनी, श्रृंगार संग्रह, हरिश्चंद्र कृत सुंदरी तिलक, हरिश्चंद्र कृत सुंदरी तिलक, माता दीन मिश्र का कवित रत्नाकर में कहीं कवियों और कविताओं का परिचय मिलता है। इस प्रकार अंत साक्ष्य प्रकाशित रचनाओं एवं अप्रकाशित रचनाओं का परिचय संग्रह होता है। बाह्य साक्ष्य के माध्यम से ही इतिहासकार अपनी पैनी दृष्टि से तत्कालीन परिस्थितियों की खोज कर लेता है। कर्नल टोड द्वारा लिखा गया राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में चारण कवियों तथा काशी नागरी परचाणी सभा की खोज रिपोर्ट में अज्ञात कवियों एवं लेखकों का परिचय मिलता है। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की तथा हिंदुओं के धार्मिक दर्शन के सिद्धांतों को निरूपित करते हुए उस समय के कवि लेखकों एवं आचार्यों के विचारों की भी समीक्षा की। जनश्रुतियों से तात्पर्य जनता में प्रचलित बातें, जिसमें सत्य का हंस छिपा रहता है। यह कहीं वर्षों तक लोगों के जीभ पर रहती है, किंतु धीरे धीरे लिपिबद्ध हो जाती है। उनमें कवि की जीवन संबंधी घटनाओं का योग होता है तथा प्राचीन ऐतिहासिक शिलालेखों के आधार पर उस युग का चित्रण मिलता है। इस प्रकार की आधारभूत सामग्री के मूल स्रोतों के माध्यम से इतिहास लेखन होता है। अतः यह लिपिबद्ध होकर ऐतिहासिक ग्रंथ बन जाता है। तो यहाँ तक ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, हिंदी भाषा का विकास और उपभाषाएं एवं बोलियाँ, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रयोजन और हिंदी साहित्य के इतिहास का स्रोत यहाँ तक पढ़ लिया है। आगे का टॉपिक कल पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।